आज हम इस वीडियो में सांख्यिकी औसत के अंतर्गत माध्य की कंटिन्यू चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने माध्य का अर्थ, परिभाषा, माध्य की उपयोगिता और उद्देश्यों के बारे में बात की। उसी को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम एक आदर्श माध्य के लिए कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि माध्य को भलीभांति समझने के लिए उसके आवश्यक तत्वों को समझना भी आवश्यक है। जितने विद्वान हैं उन्होंने अपने अपने ढंग से एक आदर्श माध्य के आवश्यक तत्वों का उल्लेख किया है। हम यहाँ कुछ विद्वानों की चर्चा करें तो प्रोफेसर यूल तथा केंडाल ने प्रतिनिधित्वपूर्ण माध्य में निम्नलिखित विशेषताओं का होना आवश्यक बताया। जैसे एक स्थिर परिभाषा होनी चाहिए माध्य की, दूसरा सभी मूल्यों पर आधारित होना चाहिए, सरल होना चाहिए, बोधगम्य होना चाहिए, शीघ्र गणनीय होना चाहिए माध्य जिसकी गणना आसानी से की जा सके, बीजगणितीय विवेचन के योग्य होना चाहिए माध्य, निदर्शन परिवर्तनों से कम प्रभावित होना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रोफेसर यूल तथा केंडाल ने एक आदर्श माध्य के आवश्यक तत्वों का उल्लेख किया है। अन्य विद्वानों ने भी अपने अपने ढंग से इनके आवश्यक तत्वों का उल्लेख किया है। हम यहाँ इनको समग्र रूप में यदि देखें तो इस रूप में देख सकते हैं कि पहली इसके जो आवश्यक तत्व है वो है निश्चितता एवं स्पष्टता। किसी भी माध्य के लिए उसमें निश्चितता का और स्पष्टता का होना बहुत आवश्यक है। माध्य पूर्णतः निश्चित और स्पष्ट होना चाहिए। इसको देखने, समझने या अध्ययन करने में कोई अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, अपितु इसका केवल एक ही अर्थ लगाया जाना चाहिए। तो इस रूप में माध्य बिल्कुल निश्चित और स्पष्ट होना चाहिए। दूसरी जो आवश्यक तत्व है, दूसरा आवश्यक तत्व वो है सरलता। एक आदर्श माध्य का गुण है सरलता। एक आदर्श माध्य का गुण है कि उसकी गणना की पद्धति सरल और उपयुक्त होनी चाहिए ताकि उसे समझने में अधिक बुद्धि और परिश्रम की आवश्यकता नहीं हो। अर्थात कहने का मतलब है कि एक माध्य को एक सामान्य व्यक्ति भी सरलता से समझ सके, उसके लिए अलग से बहुत ज़्यादा बुद्धि की आवश्यकता और बहुत ज़्यादा समझने के लिए परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तीसरा जो आवश्यक तत्व है वो है समूह का प्रतिनिधित्व। अर्थात जो माध्य है वो संपूर्ण समूह का प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए। एक आदर्श माध्य ऐसा होना चाहिए जो सम्यक माला के सभी पदों पर निर्भर हो, जिससे पूरी श्रेणी की विशेषताओं को स्पष्ट और संक्षिप्त चित्र द्वारा प्रस्तुत किया जा सके एवं पूर्णतया सही निष्कर्ष प्राप्त किए जा सके। अर्थात कहने का मतलब यह है कि वो संपूर्ण श्रेणी का प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए और उसको चित्रों के माध्यम से आसानी से समझा जा सके कि ये इस समूह का प्रतिनिधित्व कर रहा है। चौथा जो आवश्यक तत्व है वो है निरपेक्षता। माध्य में सापेक्षता या तुलनात्मकता नहीं होनी चाहिए। अर्थात माध्य घटने बढ़ने वाला या अमुक संख्या के कम या अधिक ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कंडीशनल नहीं होना चाहिए। जैसे एक ही माध्य को कहीं पर भी x का 2 गुना, कहीं x + y, कहीं x - 3 नहीं माना जाना चाहिए, अपितु इस पर निरपेक्षता होनी चाहिए। सभी जगह इसका समान मान होना चाहिए।
पांचवा आवश्यक तत्व है बीजगणितीय विवेचन संभव। संतोषजनक माध्य ऐसा होना चाहिए जिसे संख्याओं के गहन अध्ययन में बीजगणितीय तथा अंकगणितीय सूत्रों से परखा जा सके, अर्थात इन सूत्रों के प्रयोग तथा विवेचन की क्षमता होनी चाहिए। इनके आधार पर ही माध्य से विचलन और समूह का सम्मिलित माध्य ज्ञात किया जाता है, अर्थात माध्य में बीजगणितीय विवेचन संभव होना चाहिए, तभी वो सही मायने में एक आदर्श माध्य का रूप ले सकता है। छठा आवश्यक तत्व निदर्शन से कम प्रभावित। एक अच्छे माध्य का गुण यह है कि निदर्शन में परिवर्तन के बावजूद भी माध्य पर इसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। उदाहरण के रूप में हम इसे देख सकते हैं कि एक ही समूह में विभिन्न निदर्शन चुनकर माध्य निकाला जाए और यदि उन माध्यों में से कम अंतर हो तो वही आदर्श माध्य कहलाता है, अर्थात निदर्शन से कम प्रभावित होना चाहिए। चूँकि अब तक हम माध्य की विशेषताओं का, उसके उद्देश्यों का, उपयोगिताओं का, आवश्यक तत्वों का उल्लेख किया, लेकिन साथ ही माध्य में कुछ सीमाएं भी है, जहाँ गुण है साथ साथ कुछ सीमाएं भी। यदि हम सीमाओं की विवेचना नहीं करेंगे या चर्चा नहीं करेंगे तो ये हमारा जो टॉपिक है वो अधूरा रह जाएगा। इसलिए हम यहाँ माध्य की सीमाओं की भी बात करेंगे। सीमाओं से अभिप्राय है लिमिटेशंस ऑफ एवरेजेज, अर्थात इसकी कुछ लिमिटेशंस है, कुछ सीमाएं हैं, और उसमें पहली सीमा है व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं। माध्य समग्र का प्रतिनिधित्व करता है, समूह की व्यक्तिगत या पृथक पृथक इकाइयों की विशेषता को स्पष्ट नहीं करता है। अर्थात इसमें ये कमी है कि माध्य समग्र का प्रतिनिधित्व तो करता है पर समूह की व्यक्तिगत या पृथक पृथक इकाइयों की विशेषताओं को स्पष्ट नहीं करता है। दूसरी जो सीमा है वो है विचित्र संख्याएं। समानांतर माध्य या अंकगणितीय औसत के रूप में प्राप्त संख्याएं कभी कभी अव्यवहारिक तथा हास्यास्पद लगती है, जैसे 2.1 कमरे, 4.5 विद्यार्थी। ये थोड़ा सा ऐसे लगता है कि 4.5 विद्यार्थी भी कोई हो सकता है क्या, 2.1 कमरे भी हो सकते हैं क्या। तो ये विचित्र सी संख्याएं हैं, ये थोड़ी सी इसकी सीमाओं के अंतर्गत आता है। तीसरी जो सीमा है वो है अनिश्चित तुलनाएं। जिन दो समूहों में तुलना की जा रही है उनकी स्थिति में परिवर्तन हो जाने पर भी माध्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसी स्थिति में तुलना अनिश्चित और अर्थहीन हो जाती है। जब हम ये मान के चलते हैं कि जब स्थिति में परिवर्तन हो जाता है तो स्वाभाविक है उसके अध्ययन में भी परिवर्तन होता है, और जब स्थिति में परिवर्तन हो जाने के बाद भी माध्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में तुलना अनिश्चित और अर्थहीन हो जाती है। चौथी जो सीमा है अविश्वसनीय निष्कर्ष। माध्यों द्वारा कई बार त्रुटिपूर्ण तथा भ्रामक निष्कर्ष भी निकल सकते हैं, जैसे कुछ विद्यार्थियों के माध्य प्राप्तांक सारी परीक्षाओं में लगभग समान रहते हैं और कुछ के प्राप्तांकों में कमी या वृद्धि हो जाती है, तब उनका वास्तविक ज्ञान स्तर माध्य से ज्ञात नहीं हो पाता, अर्थात अविश्वसनीयता भी बनी रहती है। पांचवी सीमाएं हैं विरोधी इकाइयों का बचाव। माध्यों के अंतर्गत प्रमाणित व
प्राकल्पना से संबंधित इकाइयों को भी सम्मिलित किया जाता है। अनेक असंबद्ध अथवा विचलित इकाइयों को माध्य में सम्मिलित ही नहीं किया जाता, जो कि निष्कर्षों को प्रभावित कर सकती है, अर्थात विरोधी इकाइयों से बचने का प्रयास किया जाता है। और अंतिम सीमा है व्यापारिक प्रयोग कठिन। माध्यों के द्वारा तुलना करना, सरलता से इसका प्रयोग करना, माध्य चयन करना अथवा माध्य ज्ञात करने की एक विधि का चुनाव विशेष परिश्रम, अभ्यास एवं विशिष्ट प्रशिक्षण से ही संभव होने के कारण कठिन है। तो उपरोक्त सीमाओं का तात्पर्य यह नहीं है कि सामाजिक अनुसंधान में माध्य की कोई उपयोगिता नहीं है। माध्य का चाहे कोई भी प्रकार हो, केंद्रीय प्रवृत्ति को ज्ञात करने में इसका विशेष योगदान है। कुछ खामियां हो सकती है, लेकिन खामियों का ये कतई अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि माध्य का केंद्रीय प्रवृत्तियों को ज्ञात करने में कोई योगदान नहीं, बल्कि माध्य का केंद्रीय प्रवृत्तियों को ज्ञात करने में विशेष योगदान है और साथ ही सामाजिक अनुसंधान में भी माध्य का महत्वपूर्ण योगदान होता है।